बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव क्लास में। आज हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। आमतौर पर यूपीएससी की बात करें या सीजीपीएससी की या राज्य स्तर की किसी भी प्रकार की परीक्षाएं, उन सभी में भारतीय राज्य व्यवस्था का एक अहम खंड होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अमूमन कहा जाता है 100 में से यदि 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र है तो उसमें से 7-8 प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था के होते ही हैं। इस लिहाज से हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बन जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। इसकी हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत पिछले वीडियो में हो चुका था जिसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या है और भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके आगे आज हम देखेंगे भारत में संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया तो उसके पीछे विकास की जो एक लंबी प्रक्रिया चली थी। विशेष तौर पर अंग्रेजों का जब भारत में शासनकाल था उसके बाद विकास की एक लंबी प्रक्रिया चली। अंग्रेजों के द्वारा अलग-अलग कानून पारित किए गए। उन कानूनों का समय-समय पर व्यावहारिक तौर पर उपयोग किया गया और इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के आज़ादी के करीब संविधान सभा का गठन होता है और किस तरीके से संविधान अस्तित्व में आता है। इन सारी बातों को हम बारीकी से समझेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। उम्मीद है आपका सहयोग मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें भारत के संवैधानिक विकास के बारे में, तो इसे हम कुछ आरेख के माध्यम से समझेंगे। यहाँ मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे भारत में संविधान का विकास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया। थोड़ा सा यहाँ लाइट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, लाइट की समस्या, लेकिन उम्मीद है कि कक्षा हमारी बेहतर होगी। भारत का संवैधानिक विकास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शीर्षक के नीचे मैंने एक और शीर्षक लिख रखा है और इसके बाद रुकावट हेतु खेद है। यहाँ हम देखेंगे भारतीय संविधान, भारत का संवैधानिक विकास। इसमें हम भारतीय संविधान के विकास क्रम को दो स्पष्ट भागों में विभाजित करते हैं। एक वह दौर है जब भारत में अंग्रेजों का शासन तो था किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। कहा जाता है भारत में संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया के अंतर्गत बने हुए प्रावधान और कानूनों के तहत हुआ और दूसरा था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ये ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तव में है क्या, तो इसे थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं।
भारत में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों का धीरे-धीरे भारत में प्रभुत्व स्थापित होता है, तो अंग्रेज़ भारत में एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था उनका और उन्होंने ही सबसे पहले भारत में शासन सत्ता स्थापित किया था। कालांतर में समय बीतने के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता सीधे ब्रिटिश संसद के हाथों में चला जाता है और वहाँ से भारत पर ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो इसे हम 2 कालखंडों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का 2 दौर रहा था और जिसमें एक दौर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विभिन्न एक्ट बनाए गए थे। इन कानूनों का भारत के संविधान के विकास में पर्याप्त महत्व है। वहीं हम देखते हैं 1857 की क्रांति के पश्चात जब भारत पर सीधे ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया, उसके पश्चात हम देखते हैं कि अ, ब्रिटिश संसद के द्वारा जो एक्ट या कानून पारित किए गए थे, जो भारत में लागू हुए, उनका भी भारतीय संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अलग-अलग वर्षों में जो कानून बनाए गए थे। थोड़ा-सा इसको हम सारणीगत तरीके से देखते हैं कि क्रमवार किस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया के अधीन कानून बने और ब्रिटिश क्राउन के तहत। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो कानून बनता है। तो सबसे पहले यहाँ बात आती है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 ईस्वी। यह काफी चर्चित एक्ट है। सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना था जो भारत में अंग्रेजों का बनने वाला पहला कानून है या एक्ट है जो कि शासन चलाने हेतु बनाया गया था। इसके ठीक बाद एक और एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की हम बात करें तो यह 1784 या 1784 में अस्तित्व में आया था। इसके बाद एक और एक्ट का जन्म होता है पिट्स इंडिया एक्ट के ठीक बाद। यहाँ मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, शायद आपको दिखने में आसानी हो। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हम देखते हैं चार्टर एक्ट आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और ये चार्टर एक्ट 1793 में आता है। इसके बाद एक और चार्टर एक्ट आता है और यह चार्टर एक्ट जाना जाता है 1813 या 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 में चार्टर अधिनियम के बाद एक और चार्टर एक्ट आता है और यह आया था 1833 में। ये सारे अ, वे वर्ष हैं जब ब्रिटिश शासन के क्षेत्र में भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित थी, तो उनके शासन व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन होने का समय है। एक कानून पुराना पड़ता था तो एक नया कानून नए सिरे से अस्तित्व में आता था। ज़्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो कानून बने थे, वो चार्टर एक्ट के नाम से ही जाने जाते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के बाद एक अंतिम कानून बना था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, जिसे कहा जाता है चार्टर एक्ट सन 1853 या 1853। यहाँ मैं ईस्वी सन भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये तो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले वे प्रावधान, वे कानून जो भारतीय संविधान के विकास में अपना योगदान देते हैं, भूमिका अदा करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं सन 1857
1857 जब भारत में अ, आज़ादी को लेकर एक गदर हुआ था, जिसे हम आमतौर पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या भारत का स्वतंत्रता विद्रोह कहते हैं। इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता छीन ली जाती है और सीधे इंग्लैंड या ब्रिटिश नियंत्रण भारत में होता है। ब्रिटिश क्राउन अर्थात ताज का शासन। ब्रिटिश क्राउन को ताज का शासन कहते हैं, अर्थात महारानी विक्टोरिया और ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण भारत पर स्थापित होता है। इसके बाद कानून नए सिरे से बनता है, नए प्रकार से बनता है, जो सीधे ब्रिटेन की संसद से पास होता है और भारत में राजनीतिक क्षेत्र में इन कानूनों को अमल में लाया जाता है। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या ताज के शासन के अंतर्गत आने वाले जो एक्ट हैं, अधिनियम हैं, वो कौन-कौन से हैं, इसे हम देखते हैं। सबसे पहले आया था इसमें, यहाँ मैं बीच में एक रेखा खींच दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम सन 1858। 1858 जब 1857 की क्रांति को पूरी तरीके से दबा दिया गया, उसके बाद भारत में शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है भारत शासन अधिनियम 1858, 1858। इस अधिनियम में संशोधन किया गया और एक नया अधिनियम लाया गया इसके बाद, कुछ वर्षों बाद, जिसे कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्तमान समय में आप आईपीसी में या फिर भारत में किसी भी प्रकार के कानूनों का अगर आप अवलोकन करेंगे, तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर भारत में आज भी वही कानून चल रहे हैं जो 1858 और 1861 में बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो एक और अधिनियम आया था जो 1861 के अधिनियम का संशोधित रूप माना जाता है। इसे कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892। कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा लाए गए ये सारे कानून थे और जैसे ही एक कानून में कुछ त्रुटियां होती थी तो नए सिरे से एक नया कानून अस्तित्व में आता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 एक नया कानून था। इसके बाद संशोधन करके एक नया कानून लाया गया जिसे कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 या 1909। गौर कीजिएगा, ज्यादातर अधिनियम परिषद अधिनियम और शासन अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। प्रायः इसी नाम से ब्रिटिशों के जो कानून थे वो भारत में लागू हुआ करते थे। 1909 के बाद एक और अधिनियम आता है जिसे कहा जाता है कि भारत शासन अधिनियम। यह भारत शासन अधिनियम सन 1919 में अस्तित्व में आया था ब्रिटिशों के द्वारा। इसके बाद एक और अधिनियम आता है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम सन 1935। यह भारत शासन अधिनियम 1935
संभवतः ब्रिटिशों के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे खास। और भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव अंग्रेजों के किसी कानून का पड़ा तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा था। इसके बाद एक अंतिम अधिनियम आता है, कानून, जिसे कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1957 अर्थात 1947। इस तरीके से आप कानूनों की गणना गणना करेंगे, जिनका भारत के संविधान के विकास में योगदान हुआ था। तो हम अगर ताज के शासन के अंतर्गत काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग अधिनियम आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हम देखें तो 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6 6 12 और एक 13, 13 ऐसे अधिनियम आए थे, कानून आए थे, जिनका कम या ज्यादा मात्रा में भारतीय संविधान के विकास में योगदान माना जाता है। इसको हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से चलिए समझते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत में पहली बार नियंत्रण स्थापित हुआ, उसके बाद जो पहला कानून आया था भारत में अंग्रेजों का, उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार रूप में जानते और समझते हैं। यहाँ हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन इसके अधीन हम देखते हैं कानून। कानून या दूसरे शब्दों में इसे हम अधिनियम कहेंगे। अधिनियम शब्द कहना ज्यादा बेहतर है। यह पूरी तरीके से संवैधानिक शब्द महसूस होता है, प्रतीत होता है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? कहते हैं यह 1773 में पारित हुआ। इस हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जो है लॉर्ड नाथ द्वारा। लॉर्ड नाथ कौन थे? ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री। इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, जो कहलाता है गोपनीय समिति। इनके द्वारा सिफारिश प्रस्तुत किया गया कि भारत में एक कानून होना चाहिए जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करे, जिससे भारत में अंग्रेजों का नियंत्रण बेहतर तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से स्थापित हो सके। यहाँ इसके प्रमुख प्रावधान को देखते हैं।
वे कौन-कौन से अ, प्रावधान थे, कौन-सी व्यवस्थाएँ थी, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को ख़ास बनाती है? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। कहते हैं सबसे पहला जो इसका प्रावधान था, इसमें यह व्यवस्था रखा गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। सीधा सा अर्थ है कि गवर्नर जनरल नाम से एक नए पद का सृजन हुआ, जन्म हुआ और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले नियंत्रण भारत में बंगाल प्रांत पर ही स्थापित हुआ था, परिणाम स्वरूप बंगाल में ब्रिटिश प्रतिनिधि जो कि गवर्नर कहलाता था, उसे अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रावधान माना जाता है। प्रथम गवर्नर जनरल परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो ये बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नाम याद रखिएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्हें हम भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहते हैं। गौर कीजिएगा, यहाँ ये बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, न कि भारत के। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। एक और प्रावधान किया गया सन 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, भारत में स्थापित अंग्रेजों द्वारा पहला कोर्ट उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय थी, अर्थात अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत में पहला कोर्ट कलकत्ता का हाई कोर्ट माना जाता है। इस कलकत्ता हाई कोर्ट में जो व्यवस्था की गई थी, तो इसमें प्रावधान किया गया कि यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश होगा और साथ ही 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार से 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट के ये चुनिंदा प्रभाव हैं, इसके प्रावधान माने जाते हैं। और इस तरीके से आधुनिक न्याय व्यवस्था का आरंभ होता है भारत में। कभी-कभी प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम न्यायाधीश या कलकत्ता में ये उच्चतम न्यायालय है। कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ये प्रश्न पूछा जाता है कभी-कभी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो इसका नाम आप लिख लीजिए। इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, जो कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई, तो वहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ। यह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कहा जाता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट काफी समय तक प्रभावी रहा, लेकिन समय बीतने के साथ इसमें और
बदलाव करने की आवश्यकता महसूस की गई और नए सिरे से फिर एक अंग्रेजों का एक नया संशोधित कानून आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं 1774 का 84 का पिट्स इंडिया एक्ट। आइए इस पिट्स इंडिया एक्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी अर्थात 1784। कहा जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का एक सुधरा हुआ रूप 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट माना जाता है। ये क्या था तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके अंतर्गत एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई जो कहलाती है ब्रिटिश नियंत्रण बोर्ड। वास्तव में ब्रिटिश नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के पीछे एक मंशा थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक स्वरूप, प्रशासनिक गतिविधियां बेहतर तरीके से संचालित हों। इसके लिए एक कंट्रोलर की आवश्यकता थी और इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई 1784 में, जिसे जाना जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से चर्चित है। ब्रिटिश नियंत्रण बोर्ड। इसके अलावा जो अन्य प्रावधान रखे गए तो वो थे सैनिक, असैनिक, राजस्व मामले का नियंत्रण दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने सैनिक, असैनिक और राजस्व मामले पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो यह एक प्रमुख प्रावधान माना जाता है। इसके अलावा जो अन्य प्रावधान थे तो कहा जाता है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत भारत में गवर्नर जनरल का एक परिषद था जिसमें कुछ सदस्य होते थे। उनकी संख्या में इजाफा किया गया। गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या ये बढ़ाकर 4 से 6 की गई, अर्थात 2 की संख्या बढ़ गई। इसके अलावा एक और प्रावधान रखा गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत, और इसके माध्यम से इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से व्यापारिक एवं राजनैतिक, गौर कीजिएगा, व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। अर्थात
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में के तहत भारत में व्यापारिक गतिविधियां और राजनैतिक गतिविधियां दोनों को अलग-अलग कर दिया गया। इससे पूर्व राजनैतिक और व्यापारिक गतिविधियां एक तरीके से एक जैसे ही संचालित हुआ करती थी। तो यह तो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके कुछ प्रावधान, कुछ व्यवस्थाएं। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे 1786 का अधिनियम और उससे आगे चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813 और 1833 और 1853। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।